पार्ट जो है वो 4 है, ठीक है। अब इसमें हम जो है आप लोगों को पढ़ाएंगे न्यूक्लिक अम्ल, उसकी खोज कैसे हुई, कहाँ खोजा गया, कैसे क्या हुआ, जिसको हम पढ़ाए थे तुम लोगों को अगली क्लास में अनुवांशिक पदार्थ, याद आया? यस सर। वह पदार्थ जिसकी सहायता से अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, न्यूक्लिक अम्ल, कि ये न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड। इंग्लिश में इसको बोला जाता है न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले इसके हम अगर खोज के बारे में बात कर लें कि इसको खोजा कहाँ से गया, कैसे कहाँ से निकाला गया, तो अगर हम बात करें इसकी खोज से संबंधित, अभी क्या होता है क्या नहीं होता हम अभी बाद में बात करेंगे। जब हम बात करेंगे खोज की, तो एक वैज्ञानिक हमने बताया था फ्रेडरिक मिस्टर। यस सर। फ्रेडरिक मिस्टर। फ्रेडरिक मिस्टर ने किया क्या था, जो पश कोशिका होती है, और पश कोशिका को तो हमने बताया था ना कौन सी, मवाद वाली कोशिका। जो पश कोशिकाएं होती हैं उस कोशिका से, पश कोशिका से, पश सेल से ना, पश सेल से एक पदार्थ निकाला था, याद है? पश कोशिका से एक पदार्थ निकाला था। जब उस पदार्थ को इन्होंने निकाला, सेल से एक पदार्थ निकाला था, एक पदार्थ निकाला, मतलब जिस पदार्थ को इन्होंने निकाला पश कोशिका से, बाद में देखा यह पदार्थ कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। बाद में देखा यह पदार्थ कहाँ पाया जाता था, केंद्रक में पाया जाता था। बाद में देखा कि वह पदार्थ सेल के कहाँ पाया जाता था, केंद्रक में पाया जाता है। जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक में पाया जाता था। जो केंद्रक में पाया जाता था तब इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, न्यूक्लिन रखा था। उन्होंने फ्रेडरिक मिस्टर ने एक पास से एक पदार्थ निकाला और वह पदार्थ कोशिका के केंद्रक में पाया जाता था, इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया था न्यूक्लिन। जब उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन रखा, केंद्र में पाया जाता था, इसलिए उसका नाम क्या रखा इन्होंने, न्यूक्लिन। ठीक है, ऐसे भी लिख दिया। नए चैप्टर पढ़ा रहे क्या अब? न्यूक्लिन रखा, इसका नाम क्या रखा, न्यूक्लिन रखा। जब उन्होंने देखा ये न्यूक्लिन है तो भैया ये पड़ा रहा कुछ दिन तक, क्योंकि केंद्रक में पाया जाता था वो पदार्थ, इसलिए इसको क्या बोला, न्यूक्लिन। इधर एक दूसरे वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था अल्टमान। अल्टमान ने देखा ये जो कोशिका के केंद्रक में एक पदार्थ पाया जाता है जिसका इन्होंने नाम रखा था न्यूक्लिन, इसकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी थी, अम्लीय। इसकी प्रवृत्ति कैसी थी, अम्लीय। प्रवृत्ति अम्लीय थी, प्रवृत्ति अम्लीय थी। इसकी प्रवृत्ति अम्लीय थी, इसलिए इसकी प्रवृत्ति अम्लीय थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसका जो नाम था अम्लीय थी, इसका प्रवृत्ति अम्लीय होने के कारण, अम्लीय होने के कारण इसका नाम क्या रखा था, इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल रखा, न्यूक्लिक अम्ल रखा। अब इतनी बात तो बताओ, पहले समझ में आ गए भाई। कोशिका के सबसे पहले फ्रेडरिक मिस्टर ने क्या किया था, पश कोशिका से एक पदार्थ को निकाला। जब उस पदार्थ को निकाला तो वह पदार्थ कोशिका के केंद्रक में पाया जाता था, वह पदार्थ कोशिका के केंद्रक में पाया जाता था। जब वह कोशिका के केंद्रक में पाया जाता था तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लिन। इधर एक वैज्ञानिक हुए अल्टमान, उन्होंने देखा है जो न्यूक्लिन है इसकी प्रवृत्ति अम्लीय है, इसलिए उन्होंने क्या नाम रख दिया, न्यूक्लिक अम्ल। अब बात आती है, तो खोज हो गई। अगर कोई पूछता है कि न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है, ठीक है, तो अगर कभी कोई पूछता है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, परिभाषा इसकी क्या होगी, न्यूक्लिक अम्ल की खोज। तो न्यूक्लिक अम्ल का मतलब ये होता है, ये केंद्रक में पाए जाते हैं,
किसी भी जीवित कोशिका के केंद्रक में पाया जाने वाला वह अम्लीय पदार्थ जो कोशिका के कार्यों का नियमन करता है। किसी भी, इसकी जो परिभाषा होगी वो कुछ ऐसे होगी, किसी भी जीवित, ये लिखाया था कि नहीं लिखाया था? यस सर। नहीं लिखाया था? नहीं चलिए सर। निकालिए भाई आप लोग ये न्यूक्लिक अम्ल। किसी भी जीवित कोशिका के केंद्रक में पाया जाने वाला किसी भी जीवित कोशिका के केंद्रक में पाया जाने वाला वह अम्लीय पदार्थ जो कोशिका के कार्यों का नियमन करता है। क्या करता है? नियमन का मतलब समझते हो, देख रेख करता है। ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नियमन करता है। क्या कहलाएगा? न्यूक्लिक अम्ल कहलाएगा, न्यूक्लिक एसिड कहलाएगा। किसी भी कोशिका के केंद्रक में पाया जाने वाला वह अम्लीय पदार्थ जो कोशिका के केंद्रक में, किसी भी जीवित कोशिका के केंद्रक में पाया जाने वाला वह अम्लीय पदार्थ जो कोशिका के कार्यों का नियमन करता है, न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। बहुत सिंपल परिभाषा है भाई। जो देखो, इंक लाओ, जाके नीचे जाओ, इंक देखो, है ना? बताओ, इतनी बात समझ में आई? यस सर। किसी भी कोशिका के केंद्रक में जो अम्लीय पदार्थ पाया जाता है वो का है, देख रेख करता है उसकी, उसी को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लिक अम्ल। अब इतना लिख जाने के बाद में बात हम करेंगे, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ना, ये बना काहे से होता है? न्यूक्लिक अम्ल बना काहे से होता है, मतलब न्यूक्लिक अम्ल के घटक कौन कौन से? न्यूक्लिक अम्ल के घटक। फिर उसके बाद में हम प्रकार पढ़ेंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, मैं ऊपर मिटा दूं? यस सर। मिटा दो ये भी। यस सर। यस सर। हम अब क्या पढ़ने जाए? न्यूक्लिक अम्ल के घटक, या ये बात करेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल किन किन चीजों से मिलकर बना है। क्या बात करेंगे हम? न्यूक्लिक अम्ल के घटक। समझ रहे हो? घटक का मतलब मालूम क्या होता है? घटक का मतलब ये होता है कि किसी भी ये जैसे मान लो न्यूक्लिक अम्ल घटक, जिससे आप खिचड़ी बनाते हो, खिचड़ी, तो खिचड़ी में क्या है क्या नहीं है? हम बता देंगे, ठीक है भाई। इधर न्यूक्लिक अम्ल घटक की बात अगर करें तो घटक का मतलब जैसे खिचड़ी बनती है, खिचड़ी में क्या क्या पड़ता है? यही सब। खिचड़ी किन चीजों से मिलकर बनी होती है? ओए, जब तुम ही लोग शोर मचाओगे, जो दूसरे नए आएंगे वो तो सबसे ज्यादा शोर मचाएंगे। इससे अच्छा बैठ जाइए सामने। ए, क्यों? इधर सुनो, जैसे खिचड़ी बनाते हो ना, तो खिचड़ी में क्या क्या पड़ता है? पहले बात, सभी तो ऐसे बैठ जाए जिस तरह हम हैं, ठीक है? इधर ना बैठो। वैसी बात की जाएगी कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो ये नहीं लिखेंगे किन किन चीजों से, तो ये सीधा पड़ेगी हेडिंग न्यूक्लिक अम्ल के घटक। यह बात करें जैसे खिचड़ी बनती है ना, तो किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, तो उसमें भी जो जो चीजें पड़ी होती है आप सभी को मालूम। यह न्यूक्लिक अम्ल के घटक पढ़ेगा भी नहीं पढ़ा तो हम पढ़ा रहे। जैसे खिचड़ी के घटक पूछे तो उसमें क्या लिखेंगे? उसमें चावल पड़ते हैं, दाल पड़ती है, जो भी चीजें पड़ती हैं, यही ऐसे ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल के जो घटक होते हैं ना, न्यूक्लिक अम्ल के घटक निम्नलिखित 3 होते हैं। न्यूक्लिक, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक बेस। न्यूक्लिक अम्ल के घटक निम्नलिखित 3 होते हैं। न्यूक्लिक, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक बेस, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक बेस। न्यूक्लिक अम्ल के घटक निम्नलिखित 3 होते हैं। न्यूक्लिक, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक बेस, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक बेस। न्यूक्लिक अम्ल के घटक निम्नलिखित 3 होते हैं।
के घटक निम्नलिखित कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये लिखते चलो आप लोग, यस सर। सुनो, ये लिखते चलो, हेडिंग डालो, न्यूक्लिक अम्ल के घटक, उसमें लिखो न्यूक्लिक अम्ल के घटक निम्नलिखित 3 होते हैं। ठीक है। जी सर। नंबर 1 जो है वो आपका रहेगा नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस। जो दूसरा रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि पेंटोज शर्करा। दूसरा रहेगा पेंटोज शर्करा। होता शर्करा है, लेकिन वो जो शर्करा पाई जाती है वो 5 कार्बन वाली होती है, इसलिए उसको पेंटोज बोला जाता है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, पेंटा 5 कार्बन के लिए ना, तो 5 कार्बन वाली शर्करा पाई जाती है, इसलिए उसको बोला जाता है पेंटोज शर्करा। एक पाई जाती है पेंटोज शर्करा। ठीक भाई। एक पाया जाता है तीसरा घटक जो होता है वो फास्फेट समूह पाया जाता है, ग्रुप। इधर सुनो, अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, ये 3 तो ऑप्शन ये पड़े होंगे, 1 2 3, और लास्ट में पड़ा होगा ये सभी, या इनके अलावा कोई दूसरा भी डाल सकता है। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन ये न्यूक्लिक अम्ल किन घटकों से मिलकर बना होता है, तो ये सब याद होना चाहिए आपको। तो सबसे पहला नाइट्रोजन बेस बोला जाता है इसको इंग्लिश में, इसको पेंटोज शर्करा ही बोला जाता है, इसको फास्फेट ग्रुप बोला जाता है। ठीक, समूह। इन 3 चीजों से मिलकर क्या बना होता है? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। अब अगर हम बात करें, ये जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, ये नाइट्रोजन क्षारक भी 2 प्रकार के होते हैं। जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस के कितने प्रकार होते हैं? 2। तो नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। मतलब जो ये घटक होता है उसमें नाइट्रोजन क्षारक ये पाया जाता है, उस नाइट्रोजन क्षारक में भी ये जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। वो 2 प्रकार जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो मैं यहीं पे लिख दूं। एक होता है प्यूरिन, ए लिख दूं, और यहाँ पे बी। एक होता है प्यूरिन, कभी नाम सुना? एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन ये होता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन। अब जो ये प्यूरिन होते हैं ना, तो आपको बता दें, जो ये पाए जाते हैं तो इनमें 5 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है, इधर लिख दो, ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा। ए बराबर होता है एडेनिन, ठीक, एडेनिन एक होता है, और एक होता है टी बराबर क्या होगा? थायमीन। और एक होगा सी बराबर क्या होगा? साइटोसिन। और जी बराबर ग्वाइनिन। और एक और होता है यू, और यू बराबर यूरे। तो इधर देखो, ये जो है ना, ये 5 प्रकार के नाइट्रोजन बेस है। पहले 5 मतलब ये नाइट्रोजन क्षारक 5 पाए जाते हैं, उनको इसके आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। तो ये नाइट्रोजन बेस है। अब सुनो इधर, अब इसमें कौन से आते हैं? इसमें जो हैं इसके अंतर्गत 2 आते हैं। 2 कौन कौन से आएंगे? तो जिनके लास्ट में, इधर मैं ऐसे लिख रहा हूं, जिनके लास्ट में, और लास्ट का मतलब अंतिम में नीन आता है ना, क्या है? नीन। वो नीन आता है, वही इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे एडेनिन ये लास्ट में नीन आता है, ग्वाइनिन लास्ट में नीन आता है, तो 2 हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे लिख दूं एडेनिन ए और जी, ये 2। तो आप बताओ, ए का मतलब एडेनिन, मैंने इधर लिखा, ये देखो लिखा है, ए का मतलब एडेनिन,
ठीक है, और जी का मतलब ग्वानिन। ग्वानिन। तो ये दो इसके अंतर्गत आएंगे। कौन कौन से? जिनके लास्ट में नीन आता है, जिनके लास्ट में नीन आता है। प्यूरिन, प्यूरिन ईन निकलेगा, और जिनके ईन का मतलब हो जाए नीन, जिनके लास्ट में नीन आ जाए वो क्या कहलाएंगे? प्यूरिन। प्यूरिन। और बाकी जो बचेंगे ना, ये देखो थायमीन हो गया, साइटोसिन हो गया, यूरेसिन हो गया, ये किस में आएंगे? तो ये इसमें कितने पाए जाते हैं भैया? 3। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत कितने होंगे? 3। कौन कौन से होंगे? देखो थायमीन होगा, थायमीन, थायमीन नाइट्रोजन क्षारक होगा, और साइटोसिन होगा, यूरेसिन। साइटोसिन होगा, और यूरेसिन होगा। अब ये जो हम लिखे हैं 5 आंसर, ये अब तुमको हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए कि इनको आप कभी भूलें ही ना। ए बराबर एडेनिन होता है, टी बराबर थायमीन होता है, सी बराबर साइटोसिन होता है, जे बराबर ग्वानिन होता है, यू बराबर यूरेसिन होता है। तो देखो मैंने क्या पढ़ाया आपको? हमने पढ़ाया जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। उसके 3 घटक होते हैं। एक होता है नाइट्रोजन क्षारक, और एक होता है पेंटोज शर्करा, एक होता है फास्फेट। उसमें भी हमने पढ़ाया जो ये नाइट्रोजन क्षारक है, इसके भी ना 2 घटक होते हैं। 2 चीजों से ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक पाया जाता है प्यूरिन और एक पाया जाता है पिरिमिडीन। अब जो ये प्यूरिन है ना, इसके अंतर्गत 2 नाइट्रोजन क्षारक आते हैं। कौन से आएंगे? 2। एक आएगा एडेनिन और एक आएगा ग्वानिन। एक आएगा एडेनिन और एक आएगा ग्वानिन। ठीक है, जिनके लास्ट में नीन आ जाए। बाकी जो 3 बचते हैं, थायमीन हो, साइटोसिन हो और यूरेसिन, वो क्या कहलाते हैं? पिरिमिडीन कहलाते हैं। मालूम क्वेश्चन कैसे पूछेगा? मैं लिख के बता रहा हूँ। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से प्यूरिन, एनबी का मतलब नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन बेस, निम्नलिखित में से प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक तो लिख ही दिया है। निम्नलिखित में से प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक है। कौन है? ऑप्शन डालेगा, जैसे डालेगा ऑप्शन ए होगा ग्वानिन, ठीक है, ऑप्शन दूसरा होगा थायमीन, नंबर 3 होगा यूरेसिल, और नंबर 4 जो होगा, नंबर 4 पे ग्वानिन, थायमीन, और यहाँ पे आ जाएगा साइटोसिन। ये अब सोचो, ये 4 ऑप्शन डालेगा। आपसे क्या पूछेगा? निम्नलिखित में से प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक कौन है? प्यूरिन। तो जिनके लास्ट में क्या है? नीन। आप पढ़ेंगे ग्वानिन, लास्ट में आता है। तो भाई आंसर सही होगा कि नहीं होगा? ये आपसे पूछेगा ये बताओ थायमीन के लास्ट में आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये यूरेसिन, ये भी, और ये साइटोसिन, ये भी। तो कौन सही होगा ये? या ये क्वेश्चन पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षारक नहीं है? प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक, पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षारक नहीं है, क्योंकि ये कौन सा होता है? प्यूरिन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। बताओ अब तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आराम से 1 नंबर का पूछेगा, ठीक है। देखो ऐसे ही पूछेगा जैसे हम बता दिए। ये बताओ, ये मिटा दूं? ये बात इतनी समझ में भाई आ गई? प्यूरिन इसके अंतर्गत ये 2 चीजें आ गई। इससे ज्यादा आप लोगों से कुछ नहीं पूछेगा हाई स्कूल में, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक। आगे हम बात करते हैं। अब अगर हम बात करें पेंटोज शर्करा के बारे में, तो शर्करा, जो पेंटोज शर्करा होती है ना भाई, ये भी 2 प्रकार की होती है। पेंटोज शर्करा जो होती है ये भी 2 प्रकार की होती है। मैं इसको इधर लिखता हूँ। पेंटोज शर्करा ये क्या होती हैं? ये 2 प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की, एक कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ये 2 प्रकार की होंगी। कौन कौन सी होंगी भाई? ये 2 प्रकार की होती है। मतलब जो पेंटोज शर्करा पाई जाती है ये 2 प्रकार की पाई जाती है। एक शर्करा पाई जाती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। एक जो शर्करा पाई जाती है उसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा।
और जो दूसरी शर्करा पाई जाती है वो राइबोज शर्करा पाई जाती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है। एक शर्करा पाई जाती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, दूसरी कौन सी पाई जाएगी? राइबोज शर्करा। इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र तो C5H10O4 इसका रासायनिक सूत्र होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगर इसकी बात करें इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है, ये जो राइबोज शर्करा पाई जाती है, देखो पेंटोज शर्करा आप समझ में आ गया होगा क्यों कहा जाता है, ये 5 कार्बन है ना, इसीलिए इसको पेंटोज शर्करा बोला जाता है। याद रखिएगा, पेंटोज शर्करा इसीलिए बोला जाता है। रासायनिक सूत्र की अगर चर्चा करें, इसका सूत्र क्या होगा? तो C5H10O5 ये होता है, याद रखिएगा इसका। अब कभी कभी ना इसकी संरचना पूछेगा, इसकी संरचना बनाओ, मतलब जो पेंटोज शर्करा होती है ना, पेंटोज शर्करा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शर्करा, इसकी संरचना अगर पूछेगा तब कैसे बनेगी संरचना? तो देखो संरचना जो बनेगी इसकी, आप लोग जैसे बना के लाए हो केमिस्ट्री में, याद है? ऐसे ये वाली, ये ऐसे लिखा होता था, कहते थे सर जी इसकी संरचना बनाओ, तो ऐसे ये भी घरिया के लिखा है कि नहीं? अब जब आप बनाते थे तो ऐसा नहीं यहाँ पे एक ये सी है, एक ये सी, हम जब बना के तो उसमें 8 सी कर दे, 2 ही सी तो रखते थे। तो ऐसे भी जब हम यहाँ बनाएंगे इसकी संरचना तो उसमें सी तो 5 ही रहेंगे, ठीक है। प्रत्येक को एक चीज और आप लोगों ने पढ़ी होगी कि प्रत्येक कोने पर एक सी होता है, ठीक है। सुनो भाई, इसकी जो संरचना बनेगी भाई वो कुछ ऐसे बनेगी। अब सुनो मैं बता दूं, अब ये तुम कह रहे होगे क्या है, तो ये O, ये क्या है? O। ये एक कार्बन यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, 5वां यहाँ लगेगा। मतलब एक चीज याद रखिएगा केमिस्ट्री में, जैसे सर जी जो भी चीज ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे या ऐसे कर दें, तो प्रत्येक कोने पर एक कार्बन होता है, प्रत्येक कोने पर एक कार्बन होता है। अब सुनो, जब मैं यहाँ पे इसको लिखेंगे तो ये जो लिखेंगे तो यहाँ पे मालूम क्या होगा? OH और यहाँ H लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा H, यहाँ पे लगा होगा H, यहाँ पे लगा होगा OH, यहाँ लगा होगा H, यहाँ अंदर H, यहाँ इधर लिखा होगा CH2OH। ये इसकी रासायनिक संरचना हो जाती है। अब भाई C तुमको गिनाते 5 है कि नहीं है? तो देखो एक C ये है, ये एक नंबर पे C है, ये दूसरे नंबर पे C है, और ये तीसरे नंबर पे है, और ये चौथे नंबर पे, और ये 5 नंबर वाली C है। तो 5 कार्बन हो गए कि नहीं हो गए? 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 C है। अब हाइड्रोजन भी तो देखें 10 है कि नहीं है, कम ज्यादा तो नहीं है। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 8, अब 8 2 10 हो गए। अब ऑक्सीजन की बारी है ना, ऑक्सीजन चेक करेंगे भाई 4 है कि नहीं है। आप ही लोग बताओ, एक ऑक्सीजन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा सेम इसका स्ट्रक्चर भी, इसका भी बनेगा। इसका देखो कैसे बनेगा, तो इसका जो है ये O हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। जो चीज़ भाई ना समझ में आए तो तुरंत पूछ लीजिएगा। यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ OH होगा और यहाँ H होगा, और यहाँ भी OH होगा, यहाँ H होगा, यहाँ पे H, और यहाँ पे होता है CH2OH। ये संरचना बन जाती है। अब इसमें देखो 5 कार्बन, एक कार्बन इस कोने पे, दूसरा इस, तीसरा इस, चौथा इस, 5वां ये, 5 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10 हो गए। कार्बन देखो भाई, नहीं ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन और 1 5 ऑक्सीजन। बताओ ये चित्र बनाना समझ में आया? भाई 1 नंबर में पूछ दिया जाता है कि इसका संरचना सूत्र बनाओ, संरचना बनाइए किसका, जो शर्करा पाई
जाती है। अभी हम ये नहीं बताएंगे ये शर्करा किस में पाई जाती है, कहाँ नहीं पाई जाती है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डीऑक्सीराइबो शर्करा किस में पाई जाती है, तो डीएनए में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? डीएनए में। डीएनए में। तो ये बात अभी हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले इतनी बात आप बताओ समझ में आई कि नहीं आई। देखो जो पेंटोज शर्करा होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है डीऑक्सीराइबो शर्करा, दूसरी होती है राइबोज शर्करा। जो ये राइबोज डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, इसी को ही पेंटोज शर्करा बोला जाता है। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कौन सी शर्करा पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए में कौन सी पेंटोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में कौन सी पेंटोज शर्करा पाई जाती है, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी पेंटोज शर्करा पाई जाती है आरएनए में, तो राइबोज शर्करा। तो पेंटोज शर्करा पूछेगा तो पेंटोज शर्करा का मतलब क्या होगा, या तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा पूछ रहा होगा, या तो रासायनिक सूत्र। कभी बाई चांस पूछ दे, वरना पूछेगा नहीं, इसके आसपास तक नहीं जाएगा। पूछ दे तो क्या बताएंगे, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो C5H10O4 होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C5H10O5 होता है। इसका जो संरचना होती है, संरचना कुछ ऐसी होती है। ये बात आप लोग लिख लो। देखो फास्फेट समूह जो होता है वो नॉर्मल ऐसे ही होता है, ठीक। फास्फेट समूह जो होता है वो ऐसे ही होता है। अगर फास्फेट समूह की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा PO4 ना, प्योर फो को ही फास्फेट बोला जाता है, फास्फोरिक एसिड को बोला जाता है, ठीक। तो ये छोड़ो, ये ऐसे ही पढ़ेंगे। इतनी चीज़ आप लोग लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। सर शर्करा को क्या कहते हैं? शर्करा शर्करा आप पढ़े नहीं हो, सोगर को ही तो बोलेंगे शर्करा। तक बंद कर दे, टाइम लगेगा ना बनाने में। सुनो इधर, अब अगर बात करें हम यहाँ तक, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। शर्करा हमने पढ़ाया, नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के वो हमने पढ़ाया। पेंटोज शर्करा जो शर्करा पाई जाती है वो भी हमने पढ़ा दिया। अब हम बात करेंगे, यहीं पे एक चीज़ और लिख लो आप लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है किस में पाई जाती है, डीएनए में। यह शर्करा डीएनए में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछेगा डीएनए में कौन शर्करा पाई जाती है, तो आज के बाद कभी भूलोगे नहीं, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो शर्करा। यह किस में पाई जाती है, आरएनए में यह शर्करा पाई जाती है। कभी ये तो भूलोगे ही नहीं, ठीक है। और ये जब भूलोगे नहीं तो ये नहीं आएगा तो मालूम क्या चीज़ आएगा, जब तो डीएनए और आरएनए में अंतर आएगा। जब ये सब तुमको याद होगा इसमें क्या पाया जाता है, तब अंतर भी आप बहुत अच्छे कर लेंगे। डीएनए आरएनए आप जैसे डीएनए और आरएनए में डिफरेंस होना जाता है, वो सब आप लेंगे। डीऑक्सीराइबोज शर्करा किस में पाई जाती है, डीएनए में। राइबोज शर्करा आरएनए में। अब हम बात करेंगे किसकी, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। इसकी बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। अब बात करेंगे प्रकार, तो न्यूक्लिक अम्ल के जो प्रकार हैं वो दो हैं। न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार कितने हैं, दो, ठीक है, दो प्रकार हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल के दो प्रकार हैं, कौन कौन सा है, तो नंबर एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। तो सबसे पहले एक एक नंबर में आप लोगों से
पूछ दिया जाता है डीएनए और आरएनए का पूरा नाम। सबसे पहले तो पूछेगा इनका नाम, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनका नाम क्या होता है। तो इनका नाम जो होता है क्या होगा इनका पूरा नाम? इनका जो पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये इनका पूरा नाम होता है। और इस पूरा नाम याद करने से एक फायदा होती है, 1 नंबर आराम से मिल जाता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये याद कर लीजिए। इसका जो पूरा नाम होता है वो राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। इधर अब वास्तव में और एक चीज हम यहीं पे बहुत सी चीजें बता दे रहे हैं। इसका पूरा नाम याद कर लिया आप लोगों ने, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, और इसका नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। अब बात आती है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा इसको हिंदी और इंग्लिश में, भैया अगर किसी के दिमाग में आता है कि इसको इंग्लिश में ये कहा जाता है तो हिंदी में क्या कहा जाता है? यही बोला जाता है, बस एसिड को आम्ल, ठीक है, ये बदलेगा और सब यही रहेगा। और लेकिन बात ये आती है कि ये कहाँ पाया जाता है? डीएनए, जो डीएनए होता है ना, डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। भाई एक बात बताओ, बात समझ में आई? अब केंद्रक क्या होता है? इधर जैसे इधर ये होता है ना, कोशिका हो गया, इसको बीचे बीच में पाया जाएगा। यस सर। केंद्रक का मतलब होता है ये बीचों बीच में पाया जाएगा। ये कहाँ पाया जाता है? तो यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में, इधर ये कोशिका, इधर देखो, ये कोशिका हो गई, इसमें इसे पानी जैसा भरा रहेगा, इसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य। तो ये कहाँ पाया जाता है? कोशिका या कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। पाया जाता है। तो इतनी बात। दूसरी बात, अब ये जो होता है ना, अनेक मतलब अधिकांश जीवधारियों में डीएनए जो होता है वो अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। अनुवांशिक पदार्थ तुम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, वह पदार्थ जिसकी सहायता से अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो अय्या का अधिकांश जीवधारियों में, अधिकांश जीवधारियों में डीएनए काहे का कार्य करेगा? अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। आरएनए जो होता है यह एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। ये तो अनुवांशिक पदार्थ है, यह अनुवांशिक पदार्थ है, लिख लेना, ये तो बता ही दिए ना। यह क्या होता है? यह अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए अनुवांशिक पदार्थ तो बता दीजिएगा डीएनए होता है, यह अनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। यह का मतलब कौन? डीएनए, ठीक है। लेकिन यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, किंतु कुछ वायरसों में अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। और वो वायरस कौन से हैं भैया? एग्जाम्पल में HIV, एक तो HIV होगा, ठीक है, और एक होता है तंबाकू मुज्जेक वायरस और इन्फ्लुएंजा। बाकी आज
इतनी चीजें लिख लो, बाकी कल हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में बहुत अच्छे से। जी सर। बताओ इतनी चीज समझ में आ गई? जी सर। आज इतना ही पढ़ लो, बाकी कल हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से।